Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. जब भी हम किसी रीजनल कल्चर के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए तमिल या उड़िया कल्चर, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक खास तरह का खाना, कपड़े, संगीत, कला, है ना? और हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये पहचान हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थीं। हाँ, मतलब ये एक बहुत ही आम सोच है कि ये जो पहचानें हैं ये तो सदियों पुरानी हैं, पत्थर की लकीर जैसी, जिनमें कभी कोई बदलाव ही नहीं हुआ। एक तरह से हम उन्हें टाइमलेस मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या संस्कृतियां सच में इतनी स्टैटिक, इतनी स्थिर होती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सोच को, इसी धारणा को चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असलियत कुछ और ही है। सच्चाई तो यह है कि रीजनल कल्चर्स जो हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं। वो असल में लोकल ट्रेडिशंस और सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों से आए आइडियाज का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्स होती हैं। और इस पूरे कल्चरल जर्नी को समझने के लिए हम इस मैप का सहारा लेंगे। हम भारत के अलग अलग कोनों में चलेंगे और देखेंगे कि ये सारे बदलाव आखिर हुए तो हुए कैसे। तो हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे कल्चर के दो सबसे बेसिक एलिमेंट्स से, भाषा और धर्म। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर किसी भी रीजन की पहचान को कैसे शेप करते हैं। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है 9वीं सदी का केरल। उस समय यहाँ चेर राजाओं का राज था और माना जाता है कि इसी इलाके में उस वक्त मलयालम भाषा बोली जाती थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जो चेर शासक थे उन्होंने एक तरफ तो संस्कृत ट्रेडिशंस को अपनाया, जैसे मंदिरों में संस्कृत महाकाव्यों की कहानियों पर नाटक करवाना, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने अपने शिलालेखों में अपनी रीजनल लैंग्वेज यानी मलयालम का भी इस्तेमाल किया और उसे बढ़ावा दिया। और भाषाओं के इसी मेल का, इसी संगम का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है मणिप्रवालम। ये 14वीं सदी की एक लिटरेरी स्टाइल थी जिसमें संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज को एक साथ मिला दिया गया था, मानो एक साथ बुन दिया गया हो। इसका लिटरल मीनिंग है हीरे और मूंगे। कितना खूबसूरत नाम है ना? ये दिखाता है कि ये दो भाषाएं एक साथ कितनी सुंदर लगती थी। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि कल्चर आइसोलेशन में नहीं, बल्कि मेलजोल से ही बनती है और निखरती है। तो भाषा के संगम के बाद अब हम धर्म के संगम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं पूरब की ओर, आज के उड़ीसा, जहां जगन्नाथ कल्ट का विकास हुआ। जगन्नाथ पंथ की कहानी भी कमाल के फ्यूजन की कहानी है। देखिए, ये देवता शुरू में एक लोकल ट्राइबल देवता थे, और मजे की बात यह है कि आज भी उनकी जो लकड़ी की मूर्ति है उसे ट्राइबल लोग ही बनाते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ उनकी पहचान भगवान विष्णु से जोड़ दी गई। और फिर 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने पुरी में वो विशाल मंदिर बनवाया जिसने इस पंथ को एक रॉयल स्टेटस दे दिया। तो भाषा और धर्म के बाद अब बारी है कल्चर के उन फॉर्म्स की जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब कला, नृत्य और बहादुरी की कहानियां। आइए कथक डांस की जर्नी को देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई उत्तर भारत के मंदिरों से, जहां कथक यानी कहानी सुनाने वाले परफॉर्म करते थे। फिर आया भक्ति आंदोलन का दौर, तो इसमें राधा कृष्ण की कहानियां भी जुड़ गईं। इसके बाद जब ये मुगल और राजपूत दरबारों में पहुंचा तो इसे रॉयल पेट्रोनेज मिला और इसका स्टाइल बिल्कुल बदल गया। और यहीं से जयपुर और लखनऊ जैसे मशहूर घराने बने। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल। पर इसका मतलब क्या होता है? कोई भी आर्ट फॉर्म क्लासिकल कैसे बन जाता है? तो बात यह है कि क्लासिकल की कोई एक सीधी सादी डेफिनेशन नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो किसी रिलीजियस थीम पर बेस्ड हो, या फिर उसमें सालों की ट्रेनिंग और स्किल लगती हो, या वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से परफॉर्म किया जाता हो? सोचने वाली बात यह है कि ये सारी खूबियां तो कई लोक कलाओं या फोक आर्ट्स में भी होती हैं। तो असल में ये जो क्लासिकल का लेबल है, ये अक्सर एक परसेप्शन है, कोई ठोस हकीकत नहीं। अब आते हैं पेंटिंग पर। मुगल बादशाह मिनिएचर पेंटिंग्स के बहुत बड़े पैटर्न थे, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो बहुत से आर्टिस्ट राजस्थान और दक्कन के रीजनल कोर्ट्स में चले गए, और इसका असर हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। मुगल स्टाइल ने कोटा जैसे राजपूत दरबारों की आर्ट को इन्फ्लुएंस तो किया, पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाए रखी। नतीजा एक बिल्कुल अनोखा मिक्स। और ये टाइमलाइन तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल इवेंट्स आर्ट को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया,
तो जो मुगल आर्टिस्ट थे वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग गए। वहां उन्हें नए पैटर्न्स मिले और उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत की, जो अपने सॉफ्ट कलर्स और ब्यूटीफुल थीम्स के लिए जानी जाती है। सोचिए, एक हमले ने एक नई आर्ट स्टाइल को जन्म दे दिया। इनक्रेडिबल! अच्छा, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ देखने के लिए चलिए एक रीजन पर फोकस करते हैं। एक केस स्टडी लेते हैं, बंगाल की। हमें अक्सर लगता है कि बंगाली भाषा संस्कृत से ही निकली होगी, पर असल में ऐसा नहीं है। शुरू में बंगाल में संस्कृत बेस्ड भाषाएं नहीं बोली जाती थीं। फिर मगध के साथ ट्रेड और पॉलिटिकल टाइज बढ़े तो संस्कृत का इन्फ्लुएंस आया, और 15वीं सदी तक सुल्तानों के राज में बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पर डेवलप हुई। और तो और इसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस के शब्द भी आकर जुड़ गए। बंगाल का रिलीजियस वर्ल्ड भी उतना ही मिक्स था। यहाँ पीर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। इसका इस्तेमाल सिर्फ सूफी संतों के लिए नहीं होता था, बल्कि इसमें सैनिक, हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि एनिमिस्टिक स्पिरिट्स यानी स्थानीय आत्माओं को भी शामिल किया जाता था। ये रिलीजियस फ्यूजन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ भाषा या धर्म तक ही नहीं था। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाईं तरफ एक आम सी फूस की झोपड़ी है और दाईं तरफ एक मंदिर। गौर से देखिए कि कैसे मंदिर के आर्किटेक्चर ने उस झोपड़ी की दो चाला यानी डबल रूफ्ड स्टाइल को कॉपी किया है। मतलब ग्रैंड टेम्पल ने एक सिंपल हट से इंस्पिरेशन ली। और शायद सबसे सरप्राइजिंग एग्जाम्पल खाने से जुड़ा है। आमतौर पर ब्राह्मणों के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना मना होता है, लेकिन बंगाल में मछली इतनी ज्यादा और आसानी से मिलती थी कि 13वीं सदी के एक संस्कृत ग्रंथ बृहद धर्म पुराण ने वहां के लोकल ब्राह्मणों को मछली खाने की परमिशन दे दी। मतलब कल्चर ने लोकल रियलिटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया। तो इस पूरे विश्लेषण से टेक अवे क्या है? यही कि कल्चर कोई फिक्स्ड या प्योर चीज नहीं है। ये तो एक रिमिक्स की तरह है जो हमेशा बनता रहता है, जिसमें अलग अलग आइडियाज, लोग और ट्रेडिशंस आकर घुलते मिलते रहते हैं। ये कनेक्शन की कहानी है, आइसोलेशन की नहीं। तो अगली बार जब हम अपने आसपास किसी भी कल्चरल ट्रेडिशन को देखें तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, इसकी असली कहानी क्या है? आखिर किन माइग्रेशंस, किन मिक्सचर्स और किन एडेप्टेशंस ने इसे वो रूप दिया है जो आज हमारे सामने है?